करने के लिए ना अपने को एन फैक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन दी हुई है तो आप वहीं पे एन फैक्टर निकाल सकते हो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ पर मोल। और आप डायरेक्ट भी याद रखना, ठीक है, मैं एक पेज पे सारा लिख के दे दूंगी, आपको पहुंच जाएगा आपके पास। अभी पर वो पेज आपको फिर रटा हुआ ना लगे, वो आया कहाँ से वो एक बार सुन लीजिए आप। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें थायोसल्फेट, ये H2O3 है, क्या ये थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव, ये थायोसल्फेट कन्वर्ट हुआ टेट्राथायोनेट में, इसमें कन्वर्ट हुआ। और अब अपने को इक्विवेलेंट मास निकालना हो थायोसल्फेट का, तो मोलर मास बाई एन फैक्टर क्या लोगे आप इसके लिए, क्या लेंगे, ऑक्सीजन -2 में यहाँ पे, ऑक्सीजन -2 में यहाँ पे, ऑक्सीजन कोई चेंज नहीं हुआ। सल्फर की देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की मान ली मैंने x, ठीक है, तो बेटा x और x कितना हो गया 2x, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो 2x - 6 इज इक्वल टू -2, और इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्लियर, इधर जाके +4x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, मैं सर्कल कर रही हूँ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, यहाँ पे आ जाओ, सल्फर की मान ली x, तो 4x, ऑक्सीजन की -2 तो -12 इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू आ गई 10/4, 10/4 मीन्स क्या आ गया बेटा 2.5, क्लियर। तो व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर द थायोसल्फेट, इस थायोसल्फेट का एन फैक्टर क्या है, 2 से कितना चेंज हो 2.5, आप एन फैक्टर का 0.5 बताएंगे, बताइए। एन फैक्टर होता है बेटा चेंज पर मोल, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान समझ लीजिए, चेंज पर मोल। तो इस एक मोल में सल्फर भाई साहब 2 है, 2, तो एक गया 2 से 2.5, दूसरा भी गया 2 से 2.5, तो चेंज पर मोल 1 हुआ 1, और इसलिए इसका एन फैक्टर 1, क्लियर। अब मैं डायरेक्ट आपको टेबल दे दूंगी कि थायोसल्फेट जब इसमें कन्वर्ट होता है एन फैक्टर 1 है, वो आप देख लेना क्यों है, वो देखो, ये कोई चीज रटने की नहीं होती है बेटा, कोई भी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थायोसल्फेट, इसके लिए कोई पूछे बताओ रे सल्फेट में कन्वर्ट हुआ है, एन फैक्टर कितना है 8, मतलब प्रैक्टिस कर लोगे बार बार तो आपकी टिप्स पे हो जाएगा, एन फैक्टर 8 है। हाँ कोई पूछ ले तो कैसे कह दे रहे 8 रट रखा है, तो ना जी बिल्कुल नहीं रट रखा, बताता हूँ अभी मैं कैसे किया। मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ पे क्या किया 2x - 6 इज इक्वल टू -2, क्या आई बेटा x की वैल्यू बताइए +2, अच्छा यहाँ पे सल्फर की आप निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगी +6, 2 से 6 कितना चेंज हुआ 4, एन फैक्टर तो 4 हुआ, नहीं अब तो आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए, हम पर मोल देखेंगे मैडम, पर मोल, तो सल्फर 2 है तो +2 से +6, दूसरा सल्फर में +2 से +6, तो पर मोल चेंज हुआ 8, तो अब ये वाला आ जाए कि जब ये सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा हो तब इक्विवेलेंट मास इसी थायोसल्फेट का बोलो m/8 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। तो मैं टेबल दूंगी उसमें सब एन फैक्टर लिखे हुए होंगे, आप ना जरूर ध्यान से उनको सबको याद कर लेना, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अप्लाई करेंगे। आप जैसे लास्ट वीडियो में बताते कि जब पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में हो तो बेटा एन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा 5, क्योंकि चेंज हुआ है +7 से +2 में, तो एन फैक्टर इधर लिख लो, एन फैक्टर क्या मिलेगा आपको इसका 5। इसके लिए डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो आप, +6 होगी, +6 से +3, एन फैक्टर क्या बोल दो 3, बोलो 3, नो पर मोल 6 से 3, तो कितने हुआ पर मोल चेंज 6। आयोडाइड, ये रिजल्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आयोडाइड एसिडिक मीडियम में होता है तो कन्वर्ट होता है आयोडीन में, और जब मीडियम अल्कलाइन हो या न्यूट्रल हो तब ये कन्वर्ट होता है आयोडेट में, आयो3 नेगेटिव में। अगर ये है तो -1 से 0, पर मोल कितना चेंज हुआ बेटा बोलो, जिसका आपको एन फैक्टर इसका होता है इसका तो इसका पर मोल चेंज कितना हुआ -1 से 0, 1 हुआ। देखो यहाँ पे फिर ध्यान सुनो, अगर कहीं पे आपका आयोडीन कन्वर्ट हो आई नेगेटिव में, आपको इक्विवेलेंट मास I2 का बताना इसका, तो मोलर मास अपॉन 0 से -1, 0 से -1, आप एन फैक्टर 2 बताओगे, इसके रिस्पेक्ट में चेंज 2 का हुआ है पर मोल, इस ये चेंज हुआ इसमें -1 से 0, इसके पर मोल के लिए चेंज कितना हुआ 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ 1, ठीक है, ध्यान देना हर बात पे आप। ये IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, आयोडीन की मान ली x, ऑक्सीजन -6 इक्वल टू -1, और x की वैल्यू आ गई +5, तो बेटा क्या हो गया एन फैक्टर -1 से +5, बोलो एन फैक्टर कितना हुआ -1 से +5 कितना हुआ बेटा 6, ठीक। देखना एसिडिक मीडियम में है तो रिएक्शन एन फैक्टर 1 होगा इसका, और इसी की रिएक्शन अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में है तो एन फैक्टर 6 होगा। बिना परेशान हुए बिल्कुल आराम
आराम से ढंग से आप इनके एन फैक्टर निकालने जरूर सीख लेना, ठीक है। आपको पूरा जो जब टिन डाई पॉजिटिव कन्वर्ट टिन +4 में एन फैक्टर क्या होगा 2, ठीक। एक स्पेशल केस और देखो, मैं जो जितने भी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ना, मोर साल्ट का एन फैक्टर, बोलो मोर साल्ट का एन फैक्टर 1, ठीक है। उनको एक पेज में लिख के दे देंगे, देखो आप ये कह दिया जाए कि अपने पास है ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर बेटा। ये दो काम करता है, एक तो दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, किसका काम करता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट का, बाय इटसेल्फ अंडर ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट किस में होता है CO2 में, ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज टू CO2, आपको याद हो तो कल बताया था C2O4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज टू CO2। और बेटा ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में भी ये न्यूमेरिकल मिल सकता है, लाइक तो मिल जाए इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और एक इसकी रिएक्शन मिल जाए बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन में एन फैक्टर होता है, इसने कितनी H पॉजिटिव रिलीज की पर मॉलिक्यूल, तो ये H पॉजिटिव 2 रिलीज करेगा पर मॉलिक्यूल, तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ 2, एन फैक्टर क्या हुआ 2। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तब देखते हैं इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना, +3 से क्या हुई +4, तो +3 से +4 +3 से +4, अब भी एन फैक्टर क्या है 2, क्लियर। मतलब अगर ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में तो भी एन फैक्टर 2, इधर है तो भी एन फैक्टर 2, क्लियर। अब अगर मान लीजिए अपने पास ये साल्ट सोडियम ऑक्सलेट, राइट, ठीक है, ये साल्ट है। अब बेटा ये H पॉजिटिव दे सकता है, तो एसिड बेस रिएक्शन में ये यूज हो सकता है। अब इसका ध्यान देना रे, ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी बेटा, आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझते चलना। अगर ये तो अब एन फैक्टर देखो क्या इसका, ये एक H पॉजिटिव देगा, अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हो तो ये एक H पॉजिटिव दे रहा है, और एक एसिड का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव एन रिलीज्ड बाय इट पर मॉलिक्यूल। तो बेटा अब इसका एन फैक्टर क्या है 1, अगर ये दे रखा है तो बताओ है कि नहीं। हाँ, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कन्वर्ट तो CO2 भी होगा, तो फिर +3 से +4 +3 से +4, तो एन फैक्टर 2 होगा। इस साल्ट का अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में है तो एन फैक्टर 1, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट वाली रिएक्शन में आ रहा है तो +3 से +4 +3। अब निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरी बात पे विश्वास मत किया करो, सब पे खुद करके देखा करो। मान ली x तो x कितना हुआ 2x, -2 कितना हुआ -8, +1 अल्टीमेटली में से +1, हाइड्रोजन में से +1, +2 = 0, और बोलो 2x = 6, और x की वैल्यू आई +3, तो +3 से +4 +3 से +4, तो अब तो पर मोल चेंज 2 का हुआ, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है तो एन फैक्टर 1, ये वाली रिएक्शन है तो एन फैक्टर 2, क्लियर बेटा। अब मैं न्यूमेरिकल करवाने स्टार्ट करूं, करती हूँ एक न्यूमेरिकल, देखो अभी देखो साथ साथ बड़ा इजी से, बहुत तेजी से स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ये कह दिया जाए आपको कि 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइजेस what volume of 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ, या मोलर लिख दे, नॉर्मल लिख दे, 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, ये देखा है पोटेशियम न्यूमेरिकल 100 ml 0.1 मोलर KMnO4। यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्सीडाइज कितना करेगा, ऑक्सीडाइज। अब ध्यान देना इसमें, देखो ये ऑक्सीडाइज होगा इसके द्वारा, ऑक्सीडाइज, और जब ऑक्सलेट है ये COO ऑक्सीडाइज होता है ना, तो कन्वर्ट किसमें होता है CO2 में, और उस टाइम +3 से +4 +3 से +4, और एन फैक्टर कितना लोगे आप 2। सोच समझ लेना, अगर यही रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होता ना तो मेरे बेटा एन फैक्टर 1 होता, 1 एक H पॉजिटिव है, पर अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसी के द्वारा, और ऑक्सीडाइज होगा तो +3 से +4 +3 से +4, एन फैक्टर 2 है इसका। और अब मेरी दूसरी बात बहुत अच्छे से सुन लो, शायद पक गए होंगे कुछ तो सुनते सुनते, पर फिर भी सुन लो भाई। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जो भी दो है आपस में उनके बराबर बराबर इक्विवेलेंट सिलेक्ट करते हैं, मीन्स N1 V1 = N2 V2।
कोई भी चीज, सबसे पहली बात रटने की नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है। देखो नॉर्मलिटी क्या होती है, मैं हर बार बोलते हैं नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा एक बात और ध्यान सुनो, अगर आप वॉल्यूम लीटर में लोगे तो ये नंबर ऑफ आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोस्ट ऑफ आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दी होती है तो आपकी मर्जी, या तो इस वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर लीजिएगा, और अगर नहीं करते हो तो देखो इस लीटर को मिलीलीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यही पे कर दिया, 10 टू द पावर 3 ml हो गए। लीटर से क्या बन गया वॉल्यूम मिलीलीटर में, बोलो वो लीटर को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्विवेलेंट को भी मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो गए। क्या हो गए, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो बेटा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम ml में लूं जैसे क्या बोल दूंगी, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस रिएक्ट विद इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लो तो मिली इक्विवेलेंट बोल देना, और वॉल्यूम लीटर में लो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल देना। क्लियर। अब सुनो बात और, अब बताओ N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्लियर। एक तरफ लिख दीजिए आप KMnO4, ठीक है भाई, और एक तरफ लिख दीजिए आप ये क्या था, पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है जी। अब बताओ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। क्या होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। याद है, याद होनी चाहिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी, दोनों n एक तरफ नहीं आएंगे, तो मैं लिख दो m1 इनटू v1। यहाँ पे आपको मोलरिटी भी दे सकता है, नॉर्मलिटी दे सकता है। नॉर्मलिटी दे तो सीधा n1 n2 v2 कर दो, और अगर मोलरिटी देता है तो नॉर्मलिटी में क्या होता है, मोलरिटी का रिलेट करो तो n फैक्टर इनटू मोलरिटी, ठीक है। इधर n2 इनटू v2 नॉर्मलिटी दे रखी, बहुत बढ़िया। तो देखो करें अप्लाई, बहुत इजी है, बहुत इजी। n फैक्टर KMnO4 का मीडियम एसिडिक है, दिया मिलेगा एसिडिक मीडियम है, तो n फैक्टर एसिडिक मीडियम में बेटा क्या होता है, इसका 5 प्लस 7 से प्लस 2 में जाता है ये, तो n फैक्टर 5। मोलरिटी कितनी है बेटा, 0.1। कितनी वॉल्यूम है भाई साहब, 100 ml इज इक्वल टू, यहाँ पे तो नॉर्मलिटी दे रखी है, कितनी है 0.01, और कितनी वॉल्यूम लगेगी वो आ जाएगा कि नहीं। उसने पूछा था कि 100 ml 0.1 मोलर, इस 0.01 नॉर्मली किस वॉल्यूम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो बताओ यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी नहीं। अगर मान लो, अभी ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, अगर ये नॉर्मलिटी ना होती, मोलरिटी होती, ये पोटेशियम ऑक्सलेट की भी क्या होती है, मोलरिटी होती, तो बेटा यहाँ पे मोलरिटी की फॉर्म मोलरिटी दी होती, तो हम मोलरिटी की टर्म्स में लेके आते इसको, तो क्या हो जाता n फैक्टर इनटू मोलरिटी, और फिर मैं क्या करती, मोलरिटी 0.01 दे रखी होती, क्या लेना पड़ता आपको, n फैक्टर। अब इसका n फैक्टर कितना लेते हैं आप, इसका 2, क्या लेते हैं इसका n फैक्टर 2, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा CO2 में, ठीक। और न्यूमेरिकल देखो, ये दिया क्वेश्चन कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज। KMnO4 है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, 100 मिलीग्राम ऑफ ईच, हर एक 100 मिलीग्राम में कौन कौन है, फेरस ऑक्सलेट एंड फेरस सल्फेट। बेटा फेरस ऑक्सलेट, ऑक्सलेट एन होते हैं COO नेगेटिव, CO नेगेटिव होते हैं ऑक्सलेट है, लिख दो C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्सलेट है, तो फेरस ऑक्सलेट क्या हुआ, FeC2O4 आयरन +2, और ये ऑक्सलेट, और 100 मिलीग्राम में क्या है, फेरस सल्फेट। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, KMnO4 है, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये परमैग्नेट है। KMnO4 में कौन काम करता है, परमैग्नेट है। ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरस ऑक्साइड, फेरस आयन है उसमें, और कौन है उसमें, ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये तो फेरस ऑक्सलेट है। और कौन है, फेरस सल्फेट, उसमें कौन है, आयरन डाई पॉजिटिव है, सल्फेट आयन है, ठीक है। बेटा जब ऑक्सीडाइज होगा वैसे आपको n फैक्टर डायरेक्ट मैं दे दूंगी टेबल बना के, आप वहां से कर लेना। तो वैसे ये ऑक्सीडाइज करेगा एसिडिक मीडियम में, तो आपको पता भी होना चाहिए ये खुद कन्वर्ट होता है मैग्नीज +2 में, तो इसके लिए n फैक्टर लेना हो, n फैक्टर, तो इसके लिए n फैक्टर 5।
ये कन्वर्ट होगा आयरन +2 से +3 में, n फैक्टर हुआ 1, ये कन्वर्ट होगा CO2 में, n फैक्टर हुआ 2, तो इसका n फैक्टर 1 और इसका n फैक्टर 2, आई CO2 में कन्वर्ट होगा +3 से +4 +3 से +4, और ये आयरन +2 से +3, तो इसके लिए n फैक्टर लेना हो, n फैक्टर तो बेटा कितना हुआ 3, ठीक है। सल्फर अपनी +6 स्टेट में, सल्फर क्या है स्टेट +6 होती है, तो सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कौन होगा इसमें सिर्फ आयरन +2 से +3 में, यहाँ पे दोनों हो गए ये भी और ये भी, तो इसका n फैक्टर 2 और इसका 1, तो टोटल का n फैक्टर 3, इसका n फैक्टर क्या होगा 1, +2 से +3 फैक्टर क्या होगा 1, अपने को n फैक्टर पता होना चाहिए। फेरस सल्फेट में सल्फेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आयरन +2 कन्वर्ट होगा +3 में, ठीक है। तो अभी बताओ कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर दें, ये कहता है कि इतनी वॉल्यूम वाला टोटल वॉल्यूम कितनी है, कितनी चाहिए होगी, सर पूछे कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, इस सॉल्यूशन कितनी वॉल्यूम लगेगी, किसके लिए, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ ईच, 100 मिलीग्राम ये 100 मिलीग्राम ये, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करने वाला ये और रिड्यूस करने वाले दोनों ये, तो एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है लिख दो मैं यहाँ पे KMnO4, ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लिख दो यहाँ पे दो है, कौन कौन, एक तो FeC2O4 और दूसरा कौन है FeSO4, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, कितनी वॉल्यूम इस सॉल्यूशन की लगेगी, 0.1 मोलर सॉल्यूशन कितनी वॉल्यूम लगेगी, इसके 100 मिलीग्राम को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। देखो भाई एसिडिक मीडियम है, लिख रखा है इसने एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 होता है इसका, तो 5 इंटू नॉर्मलिटी दे रखी, तो नॉर्मलिटी की जगह लिख दिया मैंने n फैक्टर इंटू मोलरिटी, मोलरिटी दे रखी कितनी 0.1, नॉर्मलिटी तो सीधे यूज कर लेते हैं, तो n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितनी लगेगी मुझे निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर बेटा जी यहाँ पे वॉल्यूम हम ml में निकालोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है, तो इधर भी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ले लें, देखो कैसे लें, आप ये बताओ N2 इंटू V2 में ये लिख दूं मैं कि n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एक का, और प्लस में n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दूसरे का, दोनों ये इसको ये दोनों को अगर ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इसका भी n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, और अगर आपको नंबर ऑफ मिली मोल लेने हो तो वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लें, तो इधर वॉल्यूम ml में है तो मेरे इधर भी वॉल्यूम मैंने क्या ले ली ml में, तो ये नंबर ऑफ मिली मोल ही तो है, नंबर ऑफ मिली मोल, इधर नंबर ऑफ मिली मोल, इधर भी नंबर ऑफ मिली मोल, समझ रहे हो बात को, अरे नंबर ऑफ मिली मोल कैसे करो, n फैक्टर बताओ, n फैक्टर कितना लिख दिया इसका 3, इसका +2 से +3 ये CO2 है, और नंबर ऑफ मिली मोल गिवन मास 100 मिलीग्राम, और अपॉन में मोलर मास, आप इसका मोलर मास निकाल लेना, आयरन का बेटा 56, कार्बन का 24 और ऑक्सीजन का 64, कितना होगा 6 4 8 कितना गया 14 और 7 to 9 कितना गया 144। अब मेरी बात समझ रहे हो, इसकी मेरे पास मोलरिटी वॉल्यूम नहीं है, पर इतना तो पता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में तो नंबर ऑफ मिलीमोल होता है, नंबर ऑफ मिलीमोल, और नंबर ऑफ मिलीमोल गिवन मास अपॉन मोलर मास भी होता है, अगर ये गिवन मास बेटा मेरा मिलीग्राम में है तो मेरे पास नंबर ऑफ मिलीमोल आ जाएंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, इधर वॉल्यूम लीटर में लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स, अरे इधर मास फिर आप ग्राम में लेकर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अरे 100 मिलीग्राम है मिलीग्राम, और मैंने इसको ये 144 से कर दिया डिवाइड, ये मिलीग्राम में ले तो मैंने ये मिलीग्राम में ले लिया, और ये क्या गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है, ऐसे n फैक्टर दूसरे का 1 फेरस सल्फेट, और इसका मास कितना 100
और अपॉन में इसका मोलर मास, आयरन का 56, सल्फर 32 और ये 64, 4 2 6 और 12 5 3 8 और 15, कितना का 150